Good morning, everyone. Welcome to Exact IS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. So it's 19th of September 2024. Without getting delay, let's get started. देखते हैं हमारी पहली न्यूज क्या कहती है. साइमल्टेनियस पोल्स प्लान गेट्स यूनियन कैबिनेट नॉट. बेसिकली कुछ समय पहले हमने हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर रामनाथ कोविंद जी के अंडर में उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी जो कि रिव्यू कर रही थी कि नेशन वाइड वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं. सो रिसेंटली उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है. वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसीजर इन विच हम ये प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे नेशन में एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे. जैसे कि अभी हम अलग अलग टाइम पर अलग अलग अपने वोट्स देने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कभी हम जनरल इलेक्शंस लोकसभा के लिए वोटिंग करने जाते हैं, कुछ समय बाद हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब अपनी स्टेट इलेक्शंस के लिए वोटिंग करने जाते हैं, फिर कुछ समय बाद हम लोकल गवर्नमेंट्स के फॉर्मेशन के लिए वोटिंग करने जाते हैं. सो ये सारी प्रोसेस जो है थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, फाइनेंशियली भी ये एक्सपेंसिव हो जाती है. सो इस चीज को, डेमोक्रेसी को और भी ज्यादा मतलब उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात आई, जिसमें इस कमेटी ने बताया कि नेशन वाइड हम वन नेशन वन इलेक्शन को कंडक्ट कर सकते हैं. मतलब कि सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस मतलब जनरल इलेक्शंस और स्टेट्स के इलेक्शंस को हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं. और उसी के साथ जब हमारे ये इलेक्शंस कंडक्ट हो जाए तो 100 डेज के विद इन द पीरियड ऑफ 100 डेज हम लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शंस भी कंडक्ट कर सकते हैं. ऐसा इस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट की है, जिसके अंतर्गत अप्रोक्स 18 to 20 कॉन्स्टिट्यूशनल हमें अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे. सब हर अभी क्या रहता है, अभी सब स्टेट्स में अलग अलग इलेक्शंस होते हैं, कभी किसी स्टेट में हो रहे हैं, कभी किसी स्टेट में हो रहे हैं. सो उन सबको साइमल्टेनियस लाने के लिए हमें कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे. क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 सेंट्रल लेवल की पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज रहती हैं उनके टेन्योर को फिक्स करती है कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो गवर्नमेंट्स हैं, जो पार्लियामेंट्स हैं, वो फंक्शन करेंगी. सो अगर हमें उनका टाइम पीरियड पहले उनको टाइम से पहले कोलैप्स करना है या फिर कुछ स्टेट असेंबलीज को और भी ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम पीरियड के लिए एक्सपेंड करना है. क्यों? क्योंकि हमें तो सारे चीजों को साइमल्टेनियस लाना है, इन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म में लाना है. सो उसके लिए हमें इन दोनों आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे ये पूरे नेशन में साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए, जिसमें से दो मेजर हमने डिस्कस किए कि हमें कौन कौन से आर्टिकल्स चेंज करने पड़ेंगे. इस इशू को लेकर के अलग अलग व्यू पॉइंट सामने आते हैं. कुछ लोग इनके बेनिफिट्स बताते हैं, कुछ लोग इससे रिलेटेड चैलेंजेस डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो गवर्नेंस का डिस्ट्रैक्शन कम होगा. अभी क्या होता है, अगर गवर्नमेंट मान लो सेंट्रल लेवल पे लोकल जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हो गए, बट उसके कुछ टाइम बाद स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस होने वाले, तो कहीं ना कहीं जो पार्टीज हैं, जो मेजर लीडर्स हैं, वो स्टेट इलेक्शंस पर फोकस हो जाएंगे. सो नेशनल जो इश्यूज हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी इंपॉर्टेंस कम मिलती है और स्टेट इलेक्शन को इंपॉर्टेंस ज्यादा मिल जाती है. सो इससे क्या होगा, अगर इलेक्शन एक साथ हो जाएंगे तो गवर्नमेंट का जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होगा और जो गवर्नेंस है, मतलब कि जो गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को गवर्न करना, वो हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा. सेकेंड, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्पैक्ट. हमारे ना जब इंडिया में जब इलेक्शंस होने वाले होते हैं ना, तो उसके कुछ टाइम पीरियड पहले हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देते हैं. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या होता है, आप कुछ बड़ी पॉलिसीज नहीं ला सकते, कुछ लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं. मतलब कि जो टाइम पीरियड होगा ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो भी हमें कम देखने को मिलेगा. फिर एड्रेसिंग पॉलिटिकल करप्शन. ऐसा माना जाता है कि जितने कम इलेक्शंस कंडक्ट होंगे उतना पॉलिटिकल करप्शन होने की चांसेस कम हो जाती हैं. Then cost saving and electoral infrastructure.
कॉस्ट सेविंग हम सब जानते हैं, जितनी बार इलेक्शंस आप कंडक्ट करवाओगे उतनी बार आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। सो अगर नेशन वाइड लेवल पर एक साथ इलेक्शंस हो गए तो उसके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे। साथ के साथ अगर इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें जरूरत होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें प्रॉपर मशीनरी चाहिए रहती है, हमें प्रॉपर फोर्सेस चाहिए रहते हैं, सो उन सबको भी हम एक ही बार में कंडक्ट करवा लेंगे। तो उनका भी जो एंगेजमेंट है वो जिस वर्क के लिए बनाई गई है वो अपना वो काम करेंगी। इलेक्शंस में सिर्फ साल भर में, इवन 5 साल में एक बार ही एंगेज होंगी। सिटीजन कन्वीनियंस, हम सब कई बार वोटिंग देने जाते हैं, वोट अपना कास्ट करने जाते हैं, तो उस हिसाब से भी हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएंगी चीजें कि हम एक ही बार में गए और लोकल जनरल इलेक्शंस के लिए भी वोट देकर आ गए और फिर अपना स्टेट के इलेक्शंस के लिए भी वोट देकर के आ गए। ये सारे जो है ये बेनिफिट्स है। इससे रिलेटेड चेंजेस भी है कि मान लो किसी स्टेट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, सरकार गिर गई, तो फिर क्या 5 साल का टेन्योर तो खत्म होने से पहले ही सरकार गिर गई वहां पे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। कई बार क्या रहता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, कई अलग सारे रीजंस के कारण भी गवर्नमेंट गिर जाती है, तो उस टाइम पे क्या प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे उसको लेकर के चैलेंज है हमारे सामने। साथ के साथ हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो फोर्सेस है, वो इतनी भी ज्यादा बड़ी नहीं है कि इतने बड़े लेवल के इलेक्शंस को, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके। देन फेडरलिज्म को इशू, और फिर सबसे बड़ी बात होती है ना कि जितनी बार इलेक्शंस होते हैं उतनी बार पॉलिटिकल लीडर्स जनता के बीच में जाते हैं, लेकिन अगर इलेक्शंस ही कम हो जाएंगे, एक साथ हमने इलेक्शंस करवा दिए, तो पॉलिटिकल लीडर्स उतने ज्यादा एक्टिव हमें नहीं दिखेंगे। सो ये सारे चैलेंजेस थे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, जिसे हमने शॉर्ट में रिवाइज कर लिया। इसी के रिगार्डिंग हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके अंतर्गत उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को फेवर दिया है। Then next is first phase of polls in Jammu and Kashmir peaceful, 61.13% turnout recorded। मतलब कि हम जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसमें हमने उसको यूटी बनाने के बाद पहली बार वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। इस इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर, मतलब कि जो वोटिंग का परसेंटेज है वो बहुत बेहतर सामने देखने को मिल रहा है। 61.13 लोगों ने अपने वोट्स को कास्ट किया है। मतलब कि कहीं ना कहीं वो लोग क्या बिलीव कर रहे हैं कि अगर एरिया में डेमोक्रेसी अच्छे से लाई गई तो उनका जो है प्रोग्रेस और भी बेहतर हो सकता है, उनके लिए और अपॉर्चुनिटीज सामने आ सकती हैं। इस तरह की उनकी थिंकिंग है, इसलिए वो इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल वहां पे जाकर के अपने वोट्स को कास्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर उनकी चॉइस क्या है, किसको वो आने वाले समय में अपना पॉलिटिकल लीडर देखना चाहते हैं। मिलिटेंट्स ओपन फायर इन मणिपुर विलेज, विलेजर्स रिटेलिएट। हम सब जानते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मणिपुर में बहुत ही ज्यादा वायलेंस लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है। वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉयड है, बट स्टिल वहां पर मिलिटेंट्स ग्रुप ने एक विलेज का नाम है मोंगबुंग, जो कि मीती ग्रुप के लोगों को बिलोंग करता है, वहां पर मिलिटेंट्स ने फायर ओपन कर दी, उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। हालांकि किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है। हम सब ने कई बार डिस्कस कर लिया है कि मणिपुर में क्या इश्यू चल रहा है। कुकी ट्राइब और मीती ट्राइब दोनों अपने एथिक्स, अपने रिजर्वेशन को लेकर के लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा वायलेंस लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। एमपॉक्स कंफर्म्ड इन केरलाज मल्लापापुरम। कल या परसों की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि मल्लापापुरम में निपाह वायरस देखा गया। अब आज की न्यूज में क्या है कि मल्लापापुरम में एमपॉक्स के भी केसेस आ गए हैं। मतलब कि इंडिया में दोनों जो वर्ल्ड लेवल पर बढ़ता हुआ जिन डिसीज का हमें ट्रेंड दिख रहा है वो दोनों इंडिया में भी आ गई। एमपॉक्स एक ऐसी डिसीज है जो कि जूनोटिक है, मतलब कि फ्रॉम एनिमल्स शिफ्ट आती है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, पहले ऐसा माना जाता था, एमपॉक्स को मंकी पॉक्स बोला जाता था। पहले ऐसा माना जाता था कि एमपॉक्स मंकी से होती है, लेकिन बाद में 1967-68 के दौरान स्टडी कंडक्ट करवाई गई, रिसर्चेस हुई, जिसके बाद पता चला कि एमपॉक्स बल्कि मंकी नहीं बल्कि रोडेंट्स से ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफर होती है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, मतलब कि अगर इसमें हमने प्रॉपर क्योर किया, अपना ध्यान रखा,
तो हमारी बॉडी के अंदर हमारा इम्यून इतना स्ट्रांग रहता है कि वो खुद से इस डिसीज को खत्म कर दे। मान लो किसी पर्सन का इम्यून वीक है, तो उस टाइम पे उसके लिए टेंशन वाली जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी उतना अच्छा उस डिसीज के लिए रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगी। Then next is Telangana police filed POCSO case on choreographer Jani. कोरियोग्राफर फेमसली नोन एज जानी मास्टर, उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के खिलाफ उनके लिए कंप्लेन रजिस्टर हुई है। मतलब कि उन्होंने एक 21 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअली हैरेस करने की कोशिश की है, जिसके कारण उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया जा रहा है। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉक्सो एक्ट को समझना। समझते हैं। पॉक्सो एक्ट जो आया था वो 14 नवंबर 2012 में फोर्स में आया था। ये रेटिफाई करता है यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1992 में हमने एक रेटिफाई किया था यूएन कन्वेंशन को, जो बात करता है चाइल्ड राइट्स के बारे में। उस कन्वेंशन को ही रेटिफाई करने के लिए हमने अपने कंट्री में, इंडिया में एक एक्ट लाया जिसे बोला जाता है पॉक्सो एक्ट, जिसे हमने कब पास किया था? 2012 में। इस एक्ट का मेन काम क्या है? सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन को एड्रेस करना। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीजें प्रोवाइड करना ताकि जो सेक्सुअल असॉल्ट या सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड केसेस हैं उनको जल्द से जल्द डील किया जाए, और जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको फटाफट गिरफ्तार किया जा सके। The Act defines a child as any person below the age of 18 years. The Act provides punishment as per the gravity of offense. मतलब कि हमने इस एक्ट में डिफाइन किया है चाइल्ड की एज 18 ईयर्स, 18 साल से जो भी छोटे बच्चे हैं उनको मतलब कि चिल्ड्रंस की एज बिलो 18 ईयर्स डिफाइन की गई है। उसके कम के, बी इट अ बॉय और बी इट अ गर्ल, उन्हें पॉक्सो, अगर उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो उनके लिए हम अपनी उनकी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। इसमें 2020 में भी चेंजेस लाए गए थे। इस एक्ट के अंतर्गत हमने डेथ पनिशमेंट तक का प्रोविजन रखा है। इस एक्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं, उसमें से दो इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जो एक्ट है ना, ये जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। जेंडर न्यूट्रल एक्ट मतलब कि इसमें आप चाहे मेल चाहे फीमेल किसी के भी खिलाफ अगर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो कंप्लेन फाइल की जा सकती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द पॉक्सो एक्ट। इस पॉक्सो एक्ट को एड्रेस करने के लिए हमने स्पेशल कोर्ट्स भी बनाए थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बोला जाता है जिन्हें। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड केसेस को फास्ट, मतलब कि बहुत जल्दी उनको केसेस को सॉल्व करने के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए थे। देन नेक्स्ट इज इंडिया टू फ्रीज टॉक्स विद पाकिस्तान ऑन इंडस ट्रीटी। हम सब जानते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडिया में एक रिवर फ्लो होती है, एक पूरा रिवर सिस्टम है जिसे बोला जाता है इंडस ड्रेनेज पैटर्न। उसका जो ड्रेनेज पैटर्न है ना, वो इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में लाई करता है। कौन सी रिवर किस रिवर का कितना पानी कौन सी कंट्री यूज करेगी, इस सब को सॉल्व करने में हमने 1960 में एक ट्रीटी साइन की थी जिसे बोला जाता है इंडस वाटर ट्रीटी। इसका मेडिएशन प्रोवाइड किया था वर्ल्ड बैंक ने। India and Pakistan signed a Indus Water Treaty in September 1960 after 9 years of negotiation, the World Bank being the signatory of the pact. The treaty sets out a mechanism for cooperation and information exchange between the two sides, जिसमें कि हम इंडस रिवर की पांचों ट्रिब्यूटरी सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम, इन पांच जो इंडस रिवर की जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इन सबके वाटर शेयरिंग को लेके स्टेटमेंट दिए हैं कि किस रिवर का कितना पानी इंडिया लेगा और किस रिवर का कितना पानी पाकिस्तान लेगा। सो इसको डिटेल में डिस्कस करें तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं सतलज, ब्यास और रावी, इंडिया राइट्स ओवर दीज रिवर्स, ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स लाइज विथ इंडिया। याद रखने वाली बात है, सतलज,
सतलज, ब्यास और रावी, इन 3 रिवर्स का पूरा पानी जो है उन तीनों रिवर्स पर पूरा एक्सक्लूसिव राइट इंडिया का है। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, झेलम, चिनाब और इंडस, इन 3 रिवर्स का जो पानी है उस पर ज्यादातर राइट जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का है। इस ट्रीटी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमने परमानेंट कमीशन भी बनाया था जो समय समय पर अपनी मीटिंग्स हेल्ड करता है, लेकिन 2022 से परमानेंट कमीशन की मीटिंग नहीं हुई है। हमने कंटिन्यूअसली पाकिस्तान के साथ एफर्ट लगाए हैं, उनको कई बार मैसेजेस भेजे हैं कि परमानेंट कमीशन की मीटिंग कंडक्ट करवाई जाए, बट पाकिस्तान के साइड से प्रॉपर रिस्पांस नहीं आ रहा है। सो इंडिया ने अब स्टेटमेंट दिया है कि अब इंडिया इंडस वाटर को लेकर के अपने स्टेटमेंट, अपनी टॉक्स को फ्रीज कर रहा है, मतलब कि अब वो कोई भी बात इस इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साइड से हमारे लिए सही रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। हमारे लिए यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस वाटर ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे हमने डिस्कस कर लिया कि वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन में हमने ये ट्रीटी साइन की थी, 1960 में की थी। इसकी ईस्टर्न रिवर्स पर हमारा पूरा अधिकार है जो कि है सतलज, ब्यास एंड रावी, और वेस्टर्न रिवर्स मतलब कि झेलम, चिनाब और इंडस, इन तीनों रिवर्स पर किसका पूरा राइट है? दैट इज पाकिस्तान का। इस पूरे वाटर को आप देख सकते हैं इस फिगर के थ्रू। Then next is the treaty prescribed how water from the 6 rivers of the Indus River would be shared. It allocated Western River, Indus, Chenab and Jhelum to Pakistan and Ravi, Byas and Satluj to India. Then next news is Trump praises Modi, says will meet him next week. यूएस के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को प्रेज किया है, मतलब कि उन्हें कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बहुत फैंटेस्टिक पर्सन लगे, लेकिन उनको इंडियन से कुछ प्रॉब्लम्स रही है जिसको उसमें डिस्कस किया है। हमारे लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक जनरल अवेयरनेस के लिए जानने वाली चीज ये है कि अभी क्वाड की समिट को लेकर के और फ्यूचर की समिट को लेकर के हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूएसए विजिट करेंगे। इस बीच उनसे यूएसए के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी मिलेंगे। चंद्रयान 4 वीनस ऑर्बिटर गेट अप्रूवल फ्रॉम यूनियन कैबिनेट। हम सब जानते हैं हमारा जो स्पेस वर्क है, या यूं कह सकते हैं कि स्पेस से रिलेटेड जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो एक अलग ही ऊंचाइयों को हम टच कर रहे हैं। हमने मॉम मिशन लॉन्च किया, मार्स पर पहुंचे, चंद्रयान 1, 2, 3 तीनों लॉन्च किए, अब हम गगनयान की तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह से रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने स्पेस के 2 मिशंस को अप्रूवल दिया है, जिसमें से पहला कौन सा है? चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 मिशन के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं कि हम मून से वहां के रॉक्स को वापस लेकर के आएंगे। मतलब कि ये मिशन कैसा है? टू bring moon rocks to earth, send a spacecraft to orbit Venus and expand the Gaganyaan project to build an Indian space station। मतलब कि चंद्रयान 4 मिशन जो है वो फोकस करेगा कि एक हमारा स्पेसक्राफ्ट इंडिया से, मतलब कि अर्थ से जाएगा मून में और वहां से वहां की रॉक्स को कलेक्ट करके वापस आएगा अर्थ में, पहला। दूसरा हमने जो सर्टिफाई किया है, मतलब कि जिसको हमने परमिशन दी है, सेकेंड वन इज वीनस जो कि एक सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। मतलब कि हमने दूसरा एक इंटरप्लैनेटरी मिशन लॉन्च किया जिसके अंतर्गत हम वीनस को उसके ऑर्बिट के अराउंड अपना एक स्पेसक्राफ्ट रिवॉल्व करवाएंगे। दूसरा मिशन जो है वो वीनस से रिलेटेड है। पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन हमारा था मॉम, जिसके अंतर्गत हम मार्स को ऑर्बिट करने की बात कर रहे थे। दूसरा इंटरप्लैनेटरी मिशन है हमारा वीनस, जिसके अंतर्गत हम वीनस को ऑर्बिट करने की बात कर रहे हैं। तीसरा है स्पेस स्टेशन,
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, हम बात कर रहे हैं जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, स्पेस में लोग कंट्रीज के क्रू मेंबर्स रहते हैं, वैसे ही हम बात कर रहे हैं अपने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की। एक स्पेस स्टेशन हम स्टैब्लिश करेंगे अंतरिक्ष में। ये एक एक्सटेंडेड वर्जन है गगनयान मिशन का। इन तीनों मिशंस को गवर्नमेंट ने अपना परमिशन दे दिया है। इसके तहत कुछ अमाउंट भी सैंक्शन किया गया है इन मिशंस को कंडक्ट करने के लिए। साथ के साथ जब हम बात कर रहे हैं ना कि हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे मून में और वहां से वो स्पेसक्राफ्ट वापस लेकर के आएगा रॉक्स को, तो उसके लिए हमें नया लॉन्चिंग व्हीकल बनाना पड़ेगा, जिसे बोला जा रहा है न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। उसको भी बनाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसे अलॉट कर दिए, मतलब कि न्यू लॉन्चिंग व्हीकल बनाने के लिए भी परमिशन हमें मिल गई है। Then next is PM Asha scheme to continue with additions center। 2018 में एक स्कीम चलाई गई थी जिसे बोला जाता है पीएम आशा स्कीम, मतलब कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसके अंतर्गत हम फार्मर्स से रिलेटेड 3 कंपोनेंट्स चलाते हैं, जिसके अंतर्गत हम फार्मर्स को और भी ज्यादा फूड सिक्योरिटी हो गया या सपोर्ट प्राइस हो गया, उसको लेकर के हम एक स्कीम सामने लाए जिसका नाम है पीएम आशा स्कीम। इसे 2018 के बजट में पेश किया गया था। इसके कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसके तहत हम बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं वो फार्मर्स से पल्सेस हो गई, ऑयल सीड्स हो गई या कोपरा हो गया, ये तीनों चीजें प्रोक्योर करेंगे, मतलब कि लेकर अपने पास रखेंगे, जिसमें हम जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी मदद करेगी स्टेट गवर्नमेंट। इस स्कीम को, इस एलिमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI प्लस NAFED नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये दोनों जो एजेंसीज हैं ये मिलकर काम करेंगी प्राइस सपोर्ट स्कीम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो प्रोक्योरमेंट के दौरान पैसा होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, जो लॉसेस होंगे, उसको बेयर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। साथ के साथ गवर्नमेंट विल प्रोक्योर 25% ऑफ द मार्केटेबल सरप्लस ऑफ फार्मर्स फॉर एलिजिबल क्रॉप्स। जो क्रॉप्स इस स्कीम के अंतर्गत लाई जाएंगी उसमें से अगर मार्केट में उस क्रॉप का सरप्लस है तो जो गवर्नमेंट है ना वो उस सरप्लस का 25% अपने पास प्रोक्योर कर लेगी। पहला जो इस स्कीम का एलिमेंट है वो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इस एलिमेंट के अंतर्गत हम बात करते हैं, अगर मान लो फार्मर मार्केट में अपनी क्रॉप को बेच रहा है, सपोज करो किसी क्रॉप के लिए गवर्नमेंट ने इशू किया है प्राइस 60 रुपीज, लेकिन वो क्रॉप मार्केट में उन्होंने 55 रुपीज में सेल आउट किए, तो बीच का डिफरेंस आ रहा है 5 रुपीज का। वो 5 रुपीज को कवर अप करने के लिए हमने एक एलिमेंट लॉन्च किया जिसे बोला जाता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसके अंतर्गत जो 5 रुपए का डिफरेंस आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे आउट करेगी। इसमें हम कोई भी क्रॉप को प्रोक्योर करने की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि हम इसके अंतर्गत कोई क्रॉप अपना प्रोक्योर नहीं करेंगे। नो फिजिकल प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप। Then third element is pilot of private procurement and stockist scheme। जो हमने अभी स्कीम बात की, मतलब कि जिसमें हम प्राइस डेफिशिएंसी को लेकर के बात करें या फिर प्रोक्योरमेंट की बात करें, इन दोनों को मिला करके एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा जिसमें हम सारी की सारी ऑयल सीड्स को प्रोक्योर करने की बात कर रहे हैं। अभी ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि पीएम आशा स्कीम को कंटिन्यू करने की बात कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके तहत क्या होता है कि जो मार्केट में प्राइस वॉलेटिलिटी रहती है ना, मतलब कि अगर प्राइसेस फूड क्रॉप्स के या ऑयल सीड्स के ऊपर और नीचे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है फार्मर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मतलब कि फार्मर के लिए ये एक चैलेंजिंग फेस है। सो उस चीज को कम करने के लिए, प्राइस वॉलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए भी इस स्कीम को कंटिन्यू रखना जरूरी है, पहली चीज। दूसरा, प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड स्कीम इन पीएम आशा।
इसमें द सेंटर हैज कन्वर्ज्ड, इसमें हमने दो एलिमेंट्स को एक साथ मिला दिया है जिसका नाम है प्राइस सपोर्ट स्कीम, साथ के साथ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। हमने डिस्कस किया कि अगर प्राइस में कम ज्यादा हो रहा है तो किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फार्मर को जितना अमाउंट कम हो रहा है उसको फार्मर को प्रोवाइड कर देगी। सो पीएम आशा स्कीम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हमने डिस्कस कर लिया। देन नेक्स्ट इज ₹5 लाख टू ट्रांसफॉर्म ट्राइबल हाउस इनटू होम स्टे यूनिट। जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो कहीं ना कहीं फोकस कर रही है ट्राइबल एरियाज के डेवलपमेंट को लेकर के। सो एक स्कीम चलती है, एक हमने स्कीम चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंतर्गत हम ट्राइबल एरियाज को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। इसी के तहत एक एलिमेंट है स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन मतलब कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उसके दर्शन, उसमें टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की जा रही है। सो स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत हमने विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए, उसमें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 5 लाख रुपीस अलॉट किए हैं। अगर स्वदेश दर्शन की बात की जाए तो ये 2014-15 में हमने लाई थी। रिसेंटली हमने स्वदेश दर्शन का 2.0 मतलब कि नया वर्जन भी सामने रखा है। स्वदेश दर्शन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की बात करता है, जैसे कि हमारी कंट्री में अलग अलग सेक्ट्स हैं, अलग अलग सर्किट्स हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, डेजर्ट सर्किट हो गया, कोस्टल सर्किट हो गया। अलग अलग सर्किट्स का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए हमने स्वदेश दर्शन स्कीम लाई है। ये एक 100% सेंट्रली फंडेड है, मतलब कि इसमें जितना भी पैसा लगेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रीब्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका जो मेन एम है वो ये है कि जो टूरिज्म है उसको हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंजन बनाना, मतलब कि जिस तरह से टूरिज्म प्रमोट होगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो भी होगी। देन प्रमोट कल्चरल एंड हेरिटेज वैल्यू। इंडिया की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, अपना एक यूनिक कल्चर है, हेरिटेज वैल्यू है, उन सबको प्रमोट करना इस स्कीम के अंतर्गत आता है। टूरिस्ट अट्रैक्टिवनेस को बढ़ाना, इनहेंस करना, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, अपनी लोकल कम्युनिटीज के कल्चर को दिखाना, हेरिटेज को दिखाना, ये इस स्कीम का मेन एम है। साथ के साथ हम बात करते हैं कि जो लोकल कम्युनिटीज है ना कहीं उनको उनकी पहचान के बारे में बताना कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। अगर टूरिज्म प्रमोट होगा तो क्या होगा कि वहां पे लोग ज्यादा आएंगे, वहां की इकोनॉमी ग्रो होगी, लोकल कम्युनिटीज भी ग्रो होंगी। सो बेसिकली रिसेंटली 5 लाख का अमाउंट बोला गया है कि अगर जैसे कोई ट्राइबल होम है उसको अगर अपना होम को रेनोवेट करना है, एक टूरिस्ट होम स्टे प्रोवाइड करना है, सो उसे प्रोवाइड किए जाएंगे 5 लाख रुपीस, ताकि वो अपने ट्राइबल हाउस को कन्वर्ट कर सके होम स्टे यूनिट में, जो कि हेल्प करेगा टूरिस्ट लोगों को। देन नेक्स्ट इज शेड द मायोपिया, रीफोकस ऑन द रेलेवेंस ऑफ इंग्लिश। बेसिकली इस एडिटोरियल में इंग्लिश को लेकर के डिस्कशन किया गया है। रिसेंटली 14 सितंबर को हमने हमारा हिंदी दिवस मनाया, लोगों के बीच में हिंदी को लेकर के और भी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की। सो उसी के रिगार्डिंग एडिटोरियल आया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो ऐसी पॉलिसीज या ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसकी वजह से जो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है वो कम होती हुई दिख रही है, या यूं कह लें कि गवर्नमेंट कोई भी एफर्ट नहीं लगा रही है इंग्लिश का भी प्रमोशन करने के लिए। लेकिन इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है कि जो आज की सोशियो इकोनॉमिक नीड है, मतलब कि क्या कि जो ग्लोब है वो इंटरकनेक्टेड है। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर हिंदी को इतना ज्यादा प्रमोट किया जाए, हर किसी को हिंदी आने लगे तो इंडिया बहुत डबल ट्रिपल रेट से ग्रो करने लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया ग्लोबली कनेक्टेड है। ग्लोबली कनेक्टेड होना मतलब कि अगर आप कनेक्टेड हो तो आपके पास एटलीस्ट एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो आपको कम्युनिकेट करने के लिए हेल्पफुल हो। सो अगर अभी तक के रिकॉर्ड्स को देखा जाए तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो मोस्टली कंट्रीज में आती है। सो अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ऐसे स्टेप्स उठा रही है जो कि इंग्लिश को प्रमोट नहीं कर रहे, जैसे कि रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, उसके अंतर्गत हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात करें, हिंदी को प्रमोट कर रहे हैं और एक रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश को तो प्रमोट कर ही नहीं रहे हैं। सो इससे क्या होगा, जो
अच्छे हाई लेवल के लोग हैं, जिनके पास पैसा है, रिसोर्सेज है, वो तो सीख लेंगे इंग्लिश, वो तो अपनी डिमांड को फुलफिल कर लेंगे। लेकिन इस स्टेप से जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है ना, जिनके पास पैसा है ही नहीं, जो ऑलरेडी सरकारी स्कूलों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनके ऊपर इस चीज का बहुत गलत इम्पैक्ट आएगा कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उनके पास कि वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं, सो उन रिसोर्सेस की भी हमें कमी होती हुई नजर आएगी। सो इस एडिटोरियल में फोकस किया गया है कि इंडिया एक लिबरल डेमोक्रेसी है, इंडिया में ऐसे स्टेप्स वेलकम करनी चाहिए जो वहां की जनता चाहती है। जनता तो ऑब्वियसली इंग्लिश को प्रमोट करना चाहती है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मतलब कि एक पेरेंट्स का सपना रहता है कि हमारा बच्चा फर्राटेदार इंग्लिश में बात करे, लेकिन अब की जो पॉलिसीज है वो उससे अपोजिट होती हुई नजर आ रही है। जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है, या यूं कह लो कि जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कहीं ना कहीं हिंदी को प्रमोट करने में पूरे तरीके से लगा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज के खिलाफ है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी हिंदी को कोई नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी दो ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर की गई है, एक हिंदी, दूसरी इंग्लिश। दोनों लैंग्वेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। साथ के साथ जो स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस है उसमें भी हर एक रीजनल लैंग्वेज को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई है। लेकिन अगर आप हिंदी को इस लेवल से प्रमोट करोगे तो जो आज के बच्चों की, जो आने वाले फ्यूचर में जो बड़े होकर जॉब ज्वाइन करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को सर्च करेंगे, सो उनको कहीं ना कहीं इस चीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। Then next is in Wilmington, just stop posing immediacy with legacy। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है क्वाड मीटिंग को लेकर के। अभी 21 सितंबर को हमारी जो क्वाड नेशंस है वो यूएसए के विल्मिंगटन रीजन में अपनी एक मीटिंग कंडक्ट करवाने वाले हैं। उसी को लेकर के फोकस किया गया है कि आखिर इसमें कौन कौन से मेजर एरियाज को और इन डेप्थ एनालिसिस किया जाएगा, जिसमें से फर्स्ट प्राइमरी गोल ऑफ द समिट विल बी टू रीइंफोर्स द क्वाड्स फ्रेमवर्क ऑन मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। बेसिकली जो क्वाड का फॉर्मेशन हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि फ्री, ओपन एंड फेयर इंडो पैसिफिक जोन की बात करता है। मतलब कि वो रीजन जो है वो किसी के डोमिनेंस में नहीं होना चाहिए, किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, सेफ रहना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए। सो इसी फ्रेमवर्क पर क्वाड की अभी की मीटिंग भी फोकस करेगी कि जो मैरीटाइम डोमेन है उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए। क्वाड में पहले भी फोकस किया गया है अनक्लॉस को। अनक्लॉस एक ट्रीटी है जो कि मैरीटाइम लॉज को गवर्न करती है। हमने इस ट्रीटी को 1982 में बनाया था। जो मैरीटाइम डिस्प्यूट्स होते हैं ना, लैंड को लेकर के हो गया या फिर एक दूसरे की बाउंड्री में लोग अगर आ जाते हैं, सो उस पूरे डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम अनक्लॉज का यूज करते हैं कि आखिर किसके डोमेन में कौन इंटरफेयर कर रहा है। तो उस ट्रीटी पर फोकस किया गया। तो अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि क्वाड जो है वो एक बड़े लेवल पर, पहले तो वो सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन पर फोकस करता था, अब वो पूरे मैरीटाइम पर अवेयरनेस फैलाने की बात कर रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, अ की फोकस विल बी द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द साउथ एशिया प्रोग्राम through the Information Fusion Center, India Ocean region based in India। बेसिकली इंडिया में सेंटर बनाने की बात की जा रही है कि इंडिया में एक ऐसा इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाए जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कोई भी ट्रेड हो रहा है या फिर कोई भी एक्टिविटी हो रही है, सो उसका रियल टाइम डेटा हमें इंडिया में एस्टैब्लिश्ड सेंटर से मिले। साउथ एशिया रीजन में कोई भी अगर ट्रेड रिलेटेड मूवमेंट हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो उसको एक स्पेस सैटेलाइट के थ्रू ट्रैक किया जाए और उसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन हमें इंडिया में एस्टैब्लिश्ड सेंटर के थ्रू मिल सके। सो ये जो एडिटोरियल है वो क्वाड की मीटिंग को लेकर के बताया गया। साथ के साथ जो लीडर्स है क्वाड के, वो फिर उसके बाद फ्यूचर ऑफ द समिट यूएन की मीटिंग में भी मिलेंगे। उसके रिगार्डिंग भी उन्होंने डिस्कस करने की बात की जा रही है कि क्लाइमेट चेंज, क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, हेल्थ हो गया या ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो गया, इन सारे मुद्दों पर क्वाड नेशंस जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। जो अभी बढ़ता हुआ हमें
हमारे लिए क्वाड अभी के समय में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? द रीजन इज जियोपॉलिटिकल इश्यूज। जो अभी के इश्यूज है ना, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का इशू, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया या दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन है, पहला चीज। दूसरा, अगर रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए, रशिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहे। सो रशिया अगर दूसरी कंट्रीज के द्वारा साइडलाइन किया जा रहा है ना, वहीं उसका चाइना के साथ फ्रेंडशिप हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो दूसरा टेंशन का माहौल ये भी है कि अगर रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप और भी ज्यादा क्लोज हो गई तो कहीं ना कहीं जो पैसिफिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, वो रीजन और भी ज्यादा खतरे में आ सकता है। सो इन सारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज का इस रीजन पर कोई भी इम्पैक्ट ना हो, ये फ्री, सिक्योर और ओपन रहे, उसके लिए क्वाड का जो ग्रुप है ना, वो अभी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन नेक्स्ट इज, कैन शेख हसीना बी एक्स्ट्राडिटेड? बेसिकली कुछ समय पहले इंडिया और बांग्लादेश ने एक एक्स्ट्राडिशन एक्ट पास किया था। इसके अंतर्गत जो भी पॉलिटिकली हो गए या फिर जो भी क्रिमिनल्स हो गए, उनको एक्स्ट्राडिट अपनी कंट्री से निकालने की बात की जाती है। सो हम सब जानते हैं बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल आया, जिसके कारण वहां की जो शेख हसीना जी हैं, उन्होंने रिजाइन करके वो भारत में आ गई। इस सब चीजों में जब थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई ना, तो उनके खिलाफ अलग अलग क्रिमिनल केसेस सामने आने लगे, किडनैपिंग का, मर्डर का, वायलेंस का, अलग अलग केसेस, अलग अलग क्राइम्स में उनका नाम सामने आने लगे। सो अब बात की जा रही है कि क्या इंडिया और बांग्लादेश शेख हसीना जी को एक्स्ट्राडिट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश ने पहले ही ऐसी एक लॉ साइन कर रखा है, जिसके तहत कई सारे एक्यूज्ड पर्सन को हमने और बांग्लादेश ने एक्सचेंज किया है एक्स्ट्राडिशन लॉ का यूज करते हुए। लेकिन स्टिल यहाँ पर कुछ एक्स्ट्राडिशन लॉ में कुछ आर्टिकल्स हैं जो कि शेख हसीना जी के एक्स्ट्राडिशन को रोक सकते हैं। पहला आर्टिकल ये है कि जो क्राइम है वो पॉलिटिकल इन नेचर नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा जो आर्टिकल है वो ये है कि Article 6 of the treaty stipulates that extradition may be refused if the offense is of a political nature। मतलब कि पर्सन के द्वारा अगर ऑफेंस जो भी किया गया है वो अगर पॉलिटिकल इन नेचर है तो भी पर्सन का एक्स्ट्राडिशन रोका जा सकता है, पहली चीज। दूसरा, another bills for that of is Article 8 which permits denial of the request if the acquisition is not made in good faith in the interest of justice। मतलब कि अगर जो accused person है उसने जो काम किया है वो गुड फेथ में किया है, तो भी आप उसके एक्स्ट्राडिशन को डिनायल कर सकते हो, मतलब कि रोक सकते हो। लेकिन शेख हसीना जी ने जो भी किया वो एक गुड फेथ में तो नहीं किया, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए तो नहीं किया। सो ये पॉइंट के चांसेस थोड़े कम है। अब ये पूरा जो हमने देख लिया कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ऐसा लॉ एग्जिस्ट करता है जो कि बात करता है एक्स्ट्राडिशन को लेकर के, मतलब कि शेख हसीना जी का एक्स्ट्राडिशन हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो। ये दोनों कंट्रीज के बायलैटरल ट्राइज पर डिपेंड करता है कि कैसे दोनों कंट्रीज एक दूसरे को अपने रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना चाहती हैं। उन टॉक्स को लेकर के, उन ट्रीटीज को लेकर के बात करेंगे, तब जाकर डिसाइड होगा कि शेख हसीना जी हमारी कंट्री से एक्स्ट्राडिट हो रही हैं या नहीं। Then next is prices of essentials unlikely to rise during festive season। आने वाले सीजन में देखा जा सकता है कि जो एसेंशियल्स के प्राइसेस है वो इतने ज्यादा नहीं बढ़ने के चांसेस हैं। नेट डायरेक्ट टैक्स इनफ्लोज इंक्रीज बाय 16.1%। टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि वो टैक्स जिसका कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि जिसका इम्पैक्ट भी उसी पर्सन पर पड़ रहा हो जो कि उसे भर रहा हो। लेकिन दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि टैक्स जो है वो भरता तो कोई और इंसान है, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस किसी और लोगों पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जीएसटी हो गया। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसे
भरते तो कंज्यूमर है, लेकिन फाइल कौन करता है? बिजनेसमैन, जो उस चीज का ट्रेड कर रहा होता है। लेकिन कुछ दूसरे टैक्सेस रहते हैं जो कि डायरेक्ट टैक्स रहते हैं, जैसे हो गई मेरी पर्सनल इनकम, इनकम पर टैक्स। इनकम फाइल करने कौन जाएगा? मैं ही भरने जाऊंगी, और उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? मेरे पर ही पड़ेगा। सो इंडिया में ऑब्जर्व किया गया कि जो डायरेक्ट टैक्सेस का इनफ्लो है वो कहीं ना कहीं हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स रिवीजन की। फर्स्ट वन इज समग्र शिक्षा स्कीम। अभी हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसको एजुकेशन से रिलेटेड फंड सैंक्शन नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई 2020 में, उसके बाद पीएम श्री स्कीम लाई गई। तमिलनाडु की गवर्नमेंट दोनों स्कीम्स को अपने स्टेट में इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। उसका मानना यह है कि तमिलनाडु ऑलरेडी इस सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सो हमें जरूरत ही नहीं है हम फिर से चेंजेस लाएं और इन सबको इंप्लीमेंट करें। सो अगर तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट एमओयू नहीं साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट नहीं साइन कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको फंड भी रिलीज नहीं कर रही है। समग्र शिक्षा अभियान जो कि हमने 2018-19 में लाई थी, जिसमें हमने 3-4 एलिमेंट्स को सब्ज्यूम किया था। फॉर एग्जांपल शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, और भी कई सारे एलिमेंट्स थे जिनको सब्ज्यूम करके हमने बनाया समग्र शिक्षा अभियान 2018-19 में। इसमें अगर फंडिंग की बात करें तो 60-40 रेशियो से फंड होते हैं, मतलब कि 60% सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। ये सपोर्ट करता है राइट टू एजुकेशन। 2009 में हमने एक राइट लाया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान वर्क करता है। ये डील करता है प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक की एजुकेशन सिस्टम को। अगर इशू की बात करें तो ऑलरेडी डिस्कस, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये जो स्टेट्स हैं इन्होंने अभी तक की समग्र शिक्षा स्कीम को अपने स्टेट में साइन नहीं किया है, जिसकी वजह से इनकी फंडिंग को रोक दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जब ऑलरेडी ये स्टेट्स बेहतर प्ले कर रहे हैं एजुकेशन के सेक्टर में, तो फिर क्यों ही साइन करना समग्र शिक्षा अभियान को। साथ के साथ पीएम श्री स्कीम भी न्यूज में रही थी, इसी के अंतर्गत कि स्टेट्स ने पीएम श्री योजना भी अपने अंतर्गत नहीं लागू की है, इस वजह से उन्हें फंड सेक्शन नहीं किए जा रहे हैं। पीएम श्री स्कीम के अंतर्गत 14,500 स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया गया, जिनके तहत उन स्कूल्स के अंतर्गत करिकुलम और उन ट्रेनिंग इस तरह से प्रोवाइड की जाएगी कि बाकी जो नेबरहुड में स्कूल्स हैं वो एज अ रोल मॉडल उस स्कूल को देखें, वहां से सीखें। This centrally sponsored initiative seeks to develop 14,500 schools to showcase the national education policy and be exemplars for other school in their region। उस पूरे region में as a example वो schools identify किए जाएं, साथ के साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हर एक एलिमेंट को उन स्कूल्स में अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इनकी इसमें रैंकिंग की बात करें तो पीएम श्री स्कूल्स को अच्छे से एग्जीक्यूट करने में सबसे पहले नंबर पे है यूपी, देन महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश। इसके तहत अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो द स्कीम इज फॉर एग्जिस्टिंग एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड सीनियर स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। किसी भी गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी एलिमेंट्री, सेकेंडरी और सीनियर स्कूल अगर रन कर रहा है तो वो अपने आप को इस पीएम श्री डेजिग्नेट करवाने के लिए पोर्टल में फाइल कर सकता है। फाइनेंशियल आउटले की बात करें या टारगेट की बात करें तो इसके तहत हम ये लाना चाहते हैं कि जो पीएम श्री स्कूल्स हो ना, उनके अंतर्गत 0 ड्रॉप आउट हो, मतलब कि कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ना जाए, पहली चीज। दूसरा हम बात कर रहे हैं इनोवेटिव पेडागोजी की, मतलब कि जो एक टेक्निक होती है ना टीचर की बच्चों को पढ़ाने की, उनको समझाने की, उसमें इनोवेशन की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, या अलग अलग जो भी स्कूल अपने आप को डेजिग्नेट करवाना चाहता है पीएम श्री के अंतर्गत, उन्हें डेजिग्नेट करने के लिए वो एलिजिबल है। फीचर्स की बात करें तो इसके अंतर्गत हम डाइवर्स बैकग्राउंड, मल्टीलिंगुअल एबिलिटीज, साथ के साथ जो
हमारे स्कूल्स हैं वो एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होंगे लर्निंग प्रोसेस को और भी इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए। इसके और भी फीचर्स हैं, जैसे कि ग्रीन स्कूल इनिशिएटिव की बात करें, मतलब कि जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। जैसे कि अगर लाइट्स हो गई तो वो सोलर लाइट्स होनी चाहिए, और भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो वो सस्टेनेबल वे में डेवलप होने की बात की जा रही है। इनोवेटिव पेडागोजी मतलब कि जो बच्चों को पढ़ाने का टेक्निक है वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स होनी चाहिए। इन सबको हम इनोवेटिव पेडागोजी के अंतर्गत बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम सामने आ रही है ना, स्टेट्स क्यों अच्छा नहीं करना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन है कि पीएम श्री प्रीफिक्स, मतलब कि अगर कोई स्कूल अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अगर वो गवर्नमेंट स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है या लोकल गवर्नमेंट का स्कूल है, तो उसको अपने स्कूल के आगे पीएम श्री लगाना पड़ेगा। अब जो अभी तक गवर्नमेंट जिन्होंने इस एक्ट को, इस स्कीम को नहीं अलाउ किया या नहीं साइन किया, उनका मानना ये, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें दिल्ली गवर्नमेंट की, दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने स्कूल्स की कंडीशंस बहुत अच्छी कर रखी है। ठीक है, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल है वो बहुत बेहतर परफॉर्म करे, और ये सब वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब काम स्टेट गवर्नमेंट ने किया तो स्कूल के आगे पीएम लगाने से क्या इंडिकेशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री लगाने से ये इंडिकेशन मिलने लगता है कि कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये काम किया है। सो इस चीज को अपोज में, इस चीज को एज अ चैलेंज देख करके जो स्टेट्स हैं वो पीएम श्री स्कीम को नहीं साइन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स ओवर यूज लेड 33% सेप्सिस डेथ। सेप्सिस एक ऐसी डिसीज होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है ना, कि अगर हमने कोई एंटीबायोटिक ली और हमारा इम्यून सिस्टम एकदम अचानक से बहुत ही ज्यादा एक्टिवेट हो गया, तो अगर इम्यून सिस्टम अचानक से इतना एक्टिवेट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है ना वो उस प्रेशर को नहीं हैंडल कर पाएंगे और वो फंक्शन करना बंद कर देंगे, मतलब कि उन बॉडी ऑर्गन्स का फेलियर हो जाएगा। अगर बॉडी ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो पर्सन की डेथ हो जाती है। सो रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में अगर एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज हो रहा है, हम ओवर डोजेज ले रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डिसफंक्शन हो जा रहे हैं, इस वजह से हमें डेथ फेस करनी पड़ रही है, जिसे बोला जाता है सेप्सिस। सेप्सिस को ब्लड पॉइजनिंग भी बोला जाता है। ये इम्यून सिस्टम का ज्यादा ही एक्टिव हो जाना, एक्सट्रीम रिस्पॉन्स करना इन्फेक्शन को लेकर के, जिसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन होने लगता है। देन नेक्स्ट इज ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। रिसेंटली इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ने ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स को लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत इंडिया की रैंकिंग आई है 98.49। इंडिया टीयर 1 में आ गया है, मतलब कि टीयर्स डिवाइडेड रहते हैं रैंकिंग में। टीयर 1 सबसे बेहतर परफॉर्मिंग कंट्रीज का है। इंडिया इज रैंक्ड इन टीयर 1 इन द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024। देन नेक्स्ट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा। Over 1 crore cases were settled during the 3rd National Lok Adalat conducted by the National Legal Services Authority. देखो, हमने ना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के थ्रू गवर्नेंस के हर एक लेवल पर लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कुछ अथॉरिटीज एस्टैब्लिश की हैं, जैसे कि डालसा, सालसा, नालसा। नेशनल लेवल पर नालसा हो गई, स्टेट लेवल पर सालसा हो गई और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गई डालसा। इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कोर्ट्स पर बढ़ता हुआ बर्डन है केसेस का, मतलब कि केसेस इतने ज्यादा आ रहे हैं कोर्ट्स में और कोर्ट्स उनको फटाफट नहीं निपटा पा रहे हैं, सो उस बर्डन को कम करने के लिए हमने लीगल अथॉरिटीज बनाई है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। नेशनल लेवल पर नालसा, स्टेट लेवल पर सालसा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डालसा। नेशनल लेवल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रहते हैं वो इसके पैटर्न इन चीफ रहते हैं। स्टेट लेवल पर सुप्रीम हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट जज को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माना जाता है।
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने की, जैसे कि आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस इन केस ऑफ अरेस्ट। या हो गया 39A जो कि बात करता है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने की। इन सब आर्टिकल्स ने प्रमोट किया है नालसा को, मतलब कि नालसा को बैकिंग किन आर्टिकल से मिलती है, दैट इज आर्टिकल 22A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। This was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह की और इंटरेस्टिंग सेशन से बने रहने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को लाइक करिए। इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच। होप यू ऑल लाइक द सेशन।